हेलो हेलो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एसी फंडामेंटल में मैंने क्या पढ़ाया था? आरएलसी श्रेणी आरएलसी सर्किट मैंने पढ़ाया था। उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आरएलसी श्रेणी परिपथ के जो क्वेश्चन हैं तो उसको हम बनाना प्रारंभ करते हैं। आरएलसी श्रेणी परिपथ के क्वेश्चन। प्रतिरोध है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, सप्लाई दिया इस प्रकार से। यह प्रतिरोध है, एल है और सी है, कैपेसिटेंस है। एक 12 ओम का है, इसको 12 ओम का, इसको 8 ओम का, और नहीं इसको 10 का कर लेते हैं ना, 10 ओम, इसको 5 ओम। तो इसमें हमको जो निकालना क्या है इसमें हमको निकालना है पावर फैक्टर। इसका हम निकालते हैं, इसका हम पावर फैक्टर इसका क्या होगा, इसको आप बनाइए। इसमें पावर फैक्टर क्या होगा? ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं फिर। प्रतिरोध हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, सप्लाई दिया मैंने इस प्रकार से, सप्लाई दिया, प्रतिरोध हो गया, कैपेसिटेंस हो गया और प्रेरक हो गया। इसमें वोल्टेज और ये हो गया अपना 80 ओम ले लेते हैं, 80 ओम, 80 ओम, 60, 40, 100 ओम। फिर इसको बनाना प्रारंभ कीजिए। इसमें हमको निकालना क्या है? इस परिपथ की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज का मान, सप्लाई वोल्टेज का मान इसको निकालना है। और दूसरा चीज़ शक्ति गुणांक निकालना है, पावर फैक्टर ही इसमें भी निकालना है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, इतना चीज़ इसमें निकालना है। चलिए हल करें। तो देखिए इधर इसमें हमको क्या निकालना है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का क्या फार्मूला होता है? cos फाई बराबर R/Z। अब हमको R दिया है, Z दिया है, नहीं दिया है, Z नहीं दिया है, तो हमको Z है नहीं, एम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। एम्पीडेंस निकालने का क्या फार्मूला है? Z बराबर √ R का स्क्वायर, कहें तो 12 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा इसको बोले थे कि R जो एलसी सर्किट होता है, जो बड़ा मान होगा उस बड़े मान से छोटे मान को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। बड़े मान से छोटे मान को हम घटा देते हैं। तो बड़ा मान कितना है? 10 है। 10 से छोटे मान को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पास लिख देते हैं 5। अब यहाँ पास 12 12 का माइनस बड़ा मान कितना है? नेगेटिव में नहीं होगा तो 5 है। 12 बरहम 144 प्लस 5 25 कितना हुआ? 160
9 कितने का है, 13 का है। तो जेड बराबर कितना निकल आया, 13 निकल आया। 13 क्या हुआ मेरा, जेड हुआ। तो यहाँ पास हम मान रखेंगे, आर का मान कितना है, 12 है। आर का मान 12 है, निकला कितना, 13 निकला। अब इसको हम क्या cos फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 13 अट्ठे 104, 13 नामा 117। इसको हम भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पास एक जीरो बढ़ाएंगे। तो 13 नामा 117, नामा मतलब 9, 13 निया, ठीक है। तो कितना आया हमारा, 0.9 आया। तो इसका जो पावर फैक्टर है, इस परिपथ का पावर फैक्टर है कितना आया, 0.9 आया। तो ये 0.9 पावर फैक्टर हुआ। लेकिन इसकी नेचर कैसी है, लैगिंग होगा पावर फैक्टर की, लीडिंग होगा। तो इसका जो हमको मिला, इसका बड़ा मान है क्या है, एल है। एल मतलब इंडक्टिव का बड़ा मान है। तो हमारा इंडक्टिव क्या करता है, लीडिंग करता है लैगिंग, तो वह लैगिंग करेगा। तो यहाँ पास लैग मतलब पश्चगामी, लैग मतलब पश्चगामी, तो ये लैगिंग करेगा। यदि सी का मान ज़्यादा होता तो वह फिर लीडिंग करता, अग्रगामी होता। इसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वोल्टेज चाहिए हमको और पावर फैक्टर निकालना है। तो पहले हम वोल्टेज निकालते हैं, इसके बाद पावर फैक्टर निकालते हैं। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज निकालने के लिए हमको वोल्टेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैंने बता रखा हूँ, VR स्क्वायर प्लस, अब बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। ये तो रूल ही है RLC श्रेणी परिपथ का कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ पास बड़ा क्या है, 100 है, और छोटा क्या है, 40 है। 100 में 40 को हम घटाएंगे, तो 100 में 40 को घटाएंगे और यहाँ पास लग जाएगा हमारा। तो कितना आया हमारा, भी का मान रख देते हैं सीधा, 80 रखते हैं इसका, 80 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस भी आता तो माइनस का स्क्वायर कर देते तो वो प्लस ही हो जाता। तो इसमें माइनस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, 6400 प्लस 6 छक्का 36, 3600। इसको कितना हमारा मिल गया, 10,000 के आसपास मिल गया। तो किसका है, 100 का है। तो हमारी जो यहाँ पास वोल्टेज आई, भी बराबर कितना आया, 100 आया। भी बराबर 100 आया। समझ में आ रहा है ना, इजी है तो आप रेगुलर करते रहते हैं ऐसे कैलकुलेशन। तो हमारा जो वोल्टेज आया वो कितना है, 100 आया। अब हमको पावर फैक्टर निकालना है। अब हमको पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज तो हमारा मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो वोल्टेज वाले फार्मूला से हम पावर फैक्टर को निकालेंगे। तो वोल्टेज वाला फार्मूला वो कैसा था, पावर फैक्टर इस प्रकार से मैंने बनाया था। यहाँ पास वोल्टेज, यहाँ पास VR, तो पावर फैक्टर मतलब cos फाई निकालने के लिए। तो cos फाई निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण यहाँ पास क्या है, सप्लाई वोल्टेज, और आधार क्या है, ये वोल्टेज होने वाला ड्राफ, ये आधार है, वास्तविक शक्ति आधार है। तो इस वाले फार्मूला से हम वोल्टेज वाले जो वोल्टेज ट्रायंगल फार्मूला बताए थे उस फार्मूले से निकालेंगे इसको। तो हमको निकालना क्या है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos फाई बराबर कर्ण बटे आधार VR। तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण जो अभी भी हमने निकाला, कितना निकाला, 100 निकाला, नहीं कर्ण बटे आधार का, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा। VR आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार हमारा जो वोल्टेज है, और कर्ण कितना है जो सप्लाई वोल्टेज मैंने निकाला 100।
0 से 0 कट गया। 8 में 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका पावर फैक्टर, cos फाई बराबर हो गया इसका ये पावर फैक्टर। तो 0.8 या 0.8 तो इसका पावर फैक्टर हो गया। और वोल्टेज कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इस परिपथ के वोल्टेज और पावर फैक्टर निकाला और इस परिपथ का मैंने पावर फैक्टर निकाला। नोट कर लीजिए इसको, ऊपर वाला कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं ऊपर को। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। ये परिपथ हो गया, सप्लाई दिया है, और ये सी हो गया, एल हो गया, आर हो गया। इसका जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज आपका हम दे देते हैं कितना, 6 ओम वोल्टेज है। 4 ओम इसका भी है और 4 ओम इसका भी है। सॉरी, इसका प्रतिरोध जो है तो 6 ओम है और इसका इंडक्टिव का 4 ओम है, कैपेसिटिव का 4 ओम है। अब इसमें जो हम निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, शक्ति गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शक्ति गुणांक। निकालिए शक्ति गुणांक इसका। शक्ति गुणांक कहें तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसका कितना होगा, इसका निकालिए पावर फैक्टर। तो इसका जो पावर फैक्टर निकलेगा मेरा, कैसे निकलेगा, हमको पावर फैक्टर निकालने के लिए cos फाई बराबर R/Z। आर का मान दिया है, ठीक है। हमको जेड का मान दिया है, नहीं दिया है, तो जेड का मान निकालते हैं। तो जेड का मान निकालने के लिए जेड बराबर होता है R²। अब यहाँ पास हम घटाते थे, तो ये संख्या कैसी है, एक समान है। जो हमारा इंडक्टिव का मान है वही हमारा कैपेसिटिव का मान है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 4 - 4²। इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते, इसको हम 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पास स्क्वायर है, यहाँ पास अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो 6 बचेगा हमारा। तो जेड बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ आर का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और जेड बराबर ही हमारा क्या निकला, 6 निकला। तो एक दूसरे से कट जाएगा, 1 बचेगा। तो कहेंगे कि जब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों एक समान है तो उसका जो पावर फैक्टर है तो 1 आएगा। मैं तो जानता था कि रजिस्टिव परिपथ में 1 आता है, तो इसमें कैसे आ गया, इसमें तो बताया नहीं गया था। तो हाँ, इसमें जब RLC श्रेणी परिपथ में जब इंडक्टिव कैपेसिटिव का मान एक समान होगा तो उसकी भी जो पावर फैक्टर होगी तो वो यूनिटी होगी, 1 होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जब वोल्टेज और जब यहाँ पास इंडक्टिव और कैपेसिटिव का मान क्या होता है, एक समान होता है, तो इसको, इस परिपथ को हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, अनुनाद परिपथ बोलते हैं। ऐसे परिपथ को हम बोलते हैं रेजोनेंस अनुनाद परिपथ बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस अनुनाद परिपथ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा तो रेजोनेंस अनुनाद। तो ऐसे परिपथ को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस अनुनाद। तो टॉपिक रहेगा
अनुनाद परिपथ, रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट। ये क्या होता है रेजोनेंस सर्किट? तो जिस प्रकार से मैंने अभी चित्र में बनाया था कि कोई प्रतिरोध हो गया और यहाँ पास क्या हो गया, कोई हमारा इंडक्टर हो गया और यहाँ पास कैपेसिटर हो गया, इसको मैंने क्या किया, श्रेणी में जोड़ दिया, सप्लाई दिया। इसका मान कितना है, R है, इसका मान L है, इसका मान C है। इसका मान ले लेते हैं, क्या लिए थे, 6 ओम, इसका मान 4 ओम और इसका मान भी 4 ओम मैंने लिया था। तो इसका मान जब समान है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का मान दोनों का समान है, तो यह परिपथ क्या कहलाएगा, रेजोनेंस परिपथ कहलाएगा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वह परिपथ जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरणिक प्रतिघात और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब संधारित प्रतिघात का मान क्या हो, बराबर हो। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर हो तो ऐसी परिपथ क्या कहलाता है, अनुनाद परिपथ कहलाता है, रेजोनेंस सर्किट कहलाती है। तो ये रेजोनेंस सर्किट समझ में आ गई। तो ये कब होता है, जब XL बराबर क्या होता है, XC होता है। जब XL बराबर क्या होता है, XC होता है, तब अनुनाद परिपथ कहलाता है। आप देखते हैं ये बहुत बेसिक से धीरे धीरे समझने की चीज़ें हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, पूरा समझ में आएगा। तो यह क्या होता है, अनुनाद होता है। अब इसमें इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, नहीं फिर जगह की प्रॉब्लम होती है अपने को। तो XL बराबर क्या हो गया, XC हो गया। तो यह अनुनाद की कंडीशन हो गई। अब इसमें हम XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, 2 पाई F होता है और इसके साथ L है तो 2 पाई FL। नहीं ऐसे नहीं, इसको XL को हम ओमेगा लिख सकते हैं और इंडक्टिव है तो L, इसको भी हम इसी प्रकार से 1/ओमेगा C लिख सकते हैं, इसका मान 1/ओमेगा C ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसका हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो इसको ऐसे भी कर देंगे तो W नहीं ओमेगा स्क्वायर X और L, सॉरी X C और L या फिर LC ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1 हो जाएगा। इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर हो गया और L और C हो गया, L और C हो गया, इधर 1 बचा तो 1 हो गया। ये तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 नहीं, ओमेगा का मान रख लेते हैं, यहाँ पास ओमेगा का हम मान भी रख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई F होता है। इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर लगा है और LC रहेगी, बराबर 1 रहेगा। इतना रहा। यहाँ पास ओमेगा का मान 2 पाई F रख दिया हूँ। इससे पहले मैं पूरा चीज़ बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, तो इसका मान रख दिया मैं। अब क्या करते हैं, अब करते यह है इसमें कि 2 पाई को हम कहाँ ले जाते हैं, इसके नीचे ले जाते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं तो बटे में आ जाएगा। L और C को और 2 पाई इसमें से क्या है, 2 पाई स्क्वायर है और F स्क्वायर है, तो F स्क्वायर को हम यहीं रखते हैं, अब बराबर में 1 है। इसको हम 2 पाई को इधर ले आते हैं और LC को भी इधर ही लाते हैं। तो 2 पाई को हम इधर लाए, 2 पाई में क्या है, स्क्वायर है, बड़ा से लिखता हूँ नहीं दिखेगा नहीं, 2 पाई स्क्वायर है और क्या है, LC है,
LC है, कुछ नहीं किया हूँ, इस बराबर से पक्षांतर कर दिया हूँ तो बट्टे में आ गया है। एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर इधर बचा है, 2 पाई स्क्वायर है और LC है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाते हैं तो 1/2 पाई स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इन दोनों से स्क्वायर जब हटेगा तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, LC हो जाएगा। ठीक है, LC हो गया। या तो फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर को काट देते हैं, इसका स्क्वायर को काट देते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसके स्क्वायर की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट। तो यहाँ पास जो स्क्वायर एफ स्क्वायर था तो वो एफ स्क्वायर नहीं रहेगा, ओनली एफ रहेगा। तो हमारा मान जो निकल के आएगा तो इतना निकल के आएगा। अब इसमें हुआ क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी है कैसी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, आर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम अब क्या बोलेंगे को, ये जो फ्रीक्वेंसी है तो इस परिपथ में जो सप्लाई चल रही है तो उस दौरान जो इस परिपथ की फ्रीक्वेंसी होगी तो इस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, इतना होगा। इस परिपथ में जो अभी प्रेजेंट में फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, अनुनाद की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी इसमें चल रही होगी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान जो होगा तो क्या होगा, इतना होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान इतना होगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर परिपथ कार्य कर रहा है तो वह इसकी क्या कहलाएगी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर यह परिपथ काम कर रहा है तो यह क्या कहलाएगी, उसकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये हो गई अनुनादी फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इम्पीडेंस थोड़ा लगा के देखते हैं कि इम्पीडेंस क्या होगा इसका। इम्पीडेंस बराबर जेड बराबर क्या होता है, रूट R² प्लस XL, और इसमें क्या है, दोनों बराबर हैं किसके, XC के। तो इसका मान क्या होगा, बराबर है तो आपस में माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस आपका R² वो रहेगा ही, R² रहेगा ही। क्या है ये, इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस बराबर R² प्लस 0। अब इसमें क्या, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इसमें हट जाएगा, तो जो इसकी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पास जेड बराबर क्या हुआ, R हुआ। इस कंडीशन में जब जेड बराबर R होता है, इम्पीडेंस बराबर रजिस्टिव होता है, तो जो यहाँ पास जेड का मान होता है वो जेड का मान क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जेड का मान मिनिमम हो जाता है। इस कंडीशन में जब इम्पीडेंस देखा जाए कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है तो इस परिपथ का जो इम्पीडेंस होगा तो क्या होगा, वो इस रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से मैंने इसको निकाला। तो यहाँ पास क्या होगा, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा इस परिपथ का इम्पीडेंस, चूँकि ये तो पूरा शून्य हो गया। इम्पीडेंस क्या होता है, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध तो इसका प्रतिरोध तो क्या हुआ, शून्य हो गया। तो इम्पीडेंस पूरे किसके बराबर होगा, जो एलिमेंट लगा है इसी के बराबर होगा। तो इसका जो इम्पीडेंस है, इस परिपथ का एलिमेंट है, इम्पीडेंस है, तो वो किसके बराबर होगा, जो एक बचा है इसके बराबर होगा, तो इसी के बराबर हुआ, वही चीज़ है। तो इस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो कम होता है, चूँकि इसका इम्पीडेंस तो माइनस हो चुका है। टोटल जो इम्पीडेंस था हमारा, परिपथ की जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इसका इम्पीडेंस होता है, तो इसका तो माइनस हो चुका है, घट गया तो क्या होगा, यही बस बचा अकेला। तो अकेला है तो पूरे को मिलाते थोड़ा ज़्यादा रहता, इसका अकेला बस को हम ले रहे हैं इम्पीडेंस, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ही होगा। जो रेजिस्टेंस है उसी का इम्पीडेंस अब देखा जाएगा परिपथ में खाली। तो यहाँ पास जब रेजिस्टेंस और इसका इम्पीडेंस बराबर होगा तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब मिनिमम हो जाता है। अब इसमें जब धारा देखें, धारा
धारा की क्या कंडीशन होगी इसमें, तो धारा इसमें क्या होता है, धारा वोल्टेज बटे जेड होता है। एसी परिपथ में जेड लेते हैं, डीसी परिपथ हम क्या लेंगे, आर ले लेंगे, चल जाएगा, लेकिन एसी परिपथ में टोटल हम रेजिस्टेंस लेते हैं यानी जेड। तो इसमें जेड क्या है, मिनिमम है मतलब धारा, और इम्पीडेंस क्या है, कम है, तो धारा क्या होगी, बटे में है, अपोजिट में है, तो धारा बढ़ जाएगी। इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, अपोजिट में है। तो इस परिपथ में जब धारा का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पास जो प्रतिरोध लगा है उसमें आई स्क्वायर हानि होगी, लॉस होगा। जब धारा का मान बढ़ेगा तो एलिमेंट क्या होगा, आई स्क्वायर लॉस करेगा, आई आर लॉस करेगा इसमें, और ये क्या करेगी, आई एल करेगा, आई एक्स एल, मतलब ए भी क्या करेगी, धारा का मान जब बढ़ेगी ए भी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ए भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और ए भी क्या करेगा, एलिमेंट एक्स सी भी, ए भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इस परिपथ से जब धारा बढ़ेगी, यहाँ पास जब इम्पीडेंस घट गया तो इसकी धारा बढ़ गई, जब इसकी धारा बढ़ेगी तो इसमें जो लगे हैं एलिमेंट वो क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप धारा बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, प्रवाहित होगी, तो इसमें लॉसेस होगा, आई आर लॉस होगा, इसमें आई एक्स एल लॉस होगा, और इसमें क्या होगा, आई एक्स सी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें जब धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो इसमें वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इसको वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा तो वोल्टेज मिला कहाँ से, इसका जब इम्पीडेंस क्या हो गया, कम हो गया, तब इसको ज़्यादा वोल्टेज मिला, तो वोल्टेज इसको कहीं से मिला होगा तब तो ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा, मतलब ये खुद वोल्टेज को क्या किया है, मैग्नीफाई किया, प्रवर्धक किया, वोल्टेज को खुद बढ़ाया है, तब तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है वो ज़्यादा। जब धारा इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा इसमें ड्रॉप होंगे, और वोल्टेज जब ज़्यादा ड्रॉप होंगे तो हम कहेंगे क्या कि वोल्टेज इसको कहीं से मिला तब तो ये वोल्टेज का ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं, तो वोल्टेज से मिला कहाँ इसको, ये वोल्टेज को खुद बढ़ाया, मैग्नीफाई किया, तो इसको हम कह सकते हैं कि वोल्टेज को क्या किया, मैग्नीफाई किया। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, ये एक वोल्टेज मैग्नीफाई का काम करता है, क्या करता है, वोल्टेज मैग्नीफाई का, वोल्टेज मैग्नीफाई, वोल्टेज प्रवर्धक, वोल्टेज प्रवर्धक, ये वोल्टेज प्रवर्धक का काम किया। तो आपसे ये पूछेगा कि रेजोनेंस की कंडीशन में वोल्टेज बढ़ता है, घटता है, आधा होता है, जो भी होता है, तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इसमें वोल्टेज मैक्सिमम होगा। और इसमें क्या हो गया, मैंने धारा देखा, धारा क्या होती है, इसमें धारा बढ़ती है, वोल्टेज भी बढ़ता है, और इसमें इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। अब इसमें जो देखते हैं हम, तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो इसकी पावर फैक्टर क्या होगी, इसके पावर फैक्टर को भी चेक करना ज़रूरी है हमको। तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, हमने धारा देख लिया, वोल्टेज देख लिया, अब पावर फैक्टर देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर में क्या इसमें परिवर्तन आएंगे। तो पावर फैक्टर क्या होता है, आर बटे जेड होता है, आर बटे जेड होता है। तो इसमें मैंने देखा कि जो जेड का मान है कितना है, आर के बराबर है, तो जेड की जगह हम आर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि हमारी क्या है, अक्ष है, रेफरेंस है, और इस रेफरेंस में मैंने क्या किया, यहाँ पास वोल्टेज है समान कि धारा समान है, धारा समान है, तो धारा को क्या मान लिया मैंने, यहाँ पास रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस मतलब 0 अक्ष पर, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, तो 0 अक्ष पर है। तो इसमें धारा को मैंने क्या मान लिया, रेजिस्टिव परिपथ है। इसको ये समझ रहे हैं कि इसका जो पावर फैक्टर 1 हुआ तो वो कैसे हुआ, इसको समझ रहे हैं, यहाँ पास समझा रहे हैं। जो इसका प्रतिरोध है क्या है, प्रतिरोध है इसमें, तो इस परिपथ में प्रतिरोध है, तो धारा और
वोल्टेज दोनों एक समान चलेंगे तो ठीक है। धारा को मैंने रेफरेंस मान लिया, अब वोल्टेज मेरा कहीं यहाँ पास होगा, इन फेज होगा, एक फेज में होगा। अब इसमें कैपेसिटर भी लगा है और इंडक्टर भी लगा है। तो कैपेसिटर लगा है तो ये क्या करेगा, धारा को लीड करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो वोल्टेज यहाँ कहीं होगी, तब जाके धारा को क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पास बन गई। अब यहाँ पास क्या करेगा, धारा को लीड कर रही है, धारा को लीड कर रही है। कौन सी वोल्टेज, VC है, VC मतलब कैपेसिटिव वोल्टेज। अब इसमें क्या होगी, इंडक्टिव परिपथ में क्या करती है, धारा क्या करती है, धारा लैग करती है किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज आगे रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगा किसमें, इंडक्टिव में। तो यहाँ पास ये वोल्टेज हो गया, इंडक्टिव मतलब VL में। तो यहाँ पास मैंने ये देखा कि जो धारा है वोल्टेज से क्या है, पीछे है, किसमें, VL में, इंडक्टिव में। और जो धारा है तो कैपेसिटिव से क्या है, आगे है, अग्रगामी है। तो इन दोनों का मान क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों का मान बराबर होगा। जितना वोल्टेज V को होगा उतना वोल्टेज क्या होगा, C को होगा। तो परिमाण में क्या होगा, एक दूसरे का मान बराबर होगा। तो बराबर होगा और विपरीत है तो क्या होगी, यह माइनस हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारा जो इंडक्टिव परिपथ है, और सॉरी रेजोनेंस परिपथ है, जिसमें हमारा क्या बचा, ओनली फॉर क्या बचा, प्रतिरोध बचा, मतलब रजिस्टर बचा, रेजिस्टेंस। तो यह रेजिस्टेंस बचा। तो रेजिस्टेंस की जो पावर फैक्टर होती है, रजिस्टिव परिपथ होता है, वो कैसा होता है, यूनिटी होता है, एक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पास लिख दिया, दो तरीके से आपको बताया कि एक तो इस फार्मूले की सहायता से और इस सदिश वेक्टर डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि एक दूसरे के जब मान बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा तो हमारा क्या बचेगा, मात्र रजिस्टिव परिपथ बचेगा। तो रजिस्टिव परिपथ बचेगा तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पास बताया कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, एक होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं R/Z। तो Z का मान लिख देंगे हम R, तो R कट जाएगा, तो उसका जो यूनिटी होगा, एक होगा, तो वो पावर फैक्टर होगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पास कि रेजोनेंस की कंडीशन में, जब अनुनाद की कंडीशन में क्या होगा, इसका पावर फैक्टर एक होगा, इसका पावर फैक्टर एक होगा। इसकी यदि हम वोल्टेज की बात करें तो अनुनाद की कंडीशन में जो वोल्टेज है, अनुनाद की कंडीशन में जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो इसमें मैग्नीफाई किया, लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है वो इस पूरे को मिलेगी या फिर इसको बस मिलेगी। तो इसको हम देखते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है, हमारी सप्लाई वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, तो इन पूरे को मिलेगी या फिर इसी बस को मिलेगी, ये देखते हैं। वोल्टेज मैग्नीफाई किया, अनुनाद की स्थिति में अलग चीज़ है, लेकिन वोल्टेज अब इसको मिल किस किस कर रही है, ये देखते हैं। तो यहाँ पास हम वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पास। तो वोल्टेज का फार्मूला VR बराबर VL का मान या VC का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है। बराबर है तो क्या होगा, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0, प्लस क्या बचा, VR बचा, रूट स्क्वायर होगा, यहाँ पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर बराबर V। अब यहाँ पास 0 है, स्क्वायर है, और यहाँ पास रूट है, तो कट जाएगा, तो ओनली फॉर क्या बचेगा, VR बचेगा, बराबर इधर V बचेगा। तो मैंने देखा कि जो वोल्ट है और सप्लाई वोल्ट है वो किसको मिला, ओनली फॉर रेजिस्टेंस को मिला। तो सप्लाई वोल्टेज मात्र इम्पीडेंस की कंडीशन में, सॉरी इम्पीडेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, इस रेजिस्टेंस वोल्टेज के बराबर होती है, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है। क्या, जो सप्लाई वोल्टेज होती है, जो सप्लाई वोल्टेज होगी तो प्रतिरोध में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगी। ये तो वोल्टेज ड्रॉप इसका 0 हो गया, तो वोल्टेज किसको मिलेगी, मात्र इसको मिलेगी, ये वोल्टेज हो गया। इतनी चीज़ आ गई समझ में, इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका प्रतिघात क्या होगा, इसका प्रतिघात क्या होगा।
चूँकि ये तो क्या हो गया, 0 0 हो गया है, तो इसका प्रतिघात क्या होगा, 0 होगा। अनुनाद की स्थिति में इसका प्रतिघात 0 होगा। चूँकि इन दोनों, ये दोनों तो प्रतिघात हैं, ये तो रजिस्टिव है ना, रजिस्टिव है, प्योर रजिस्टिव है, और ये तो प्रतिघात है, तो इन दोनों का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें प्रतिघात क्या होगा, 0 होगा। अनुनाद परिपथ की स्थिति में प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है। हो गया नोट, इतना आगे समझ में। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ है, यदि आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, आप नोट नहीं कर पा रहे हैं चूँकि मैं लिखा नहीं रहा हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल में जाके टेलीग्राम में आप इस सभी चीज़ों की पीडीएफ आप वहाँ पास अवेलेबल है। तो लवकुश प्रजापति ऑफिशियल नाम ये इस तरह रहेगा, लव कुश प्रजापति ऑफिशियल, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में आप जाएंगे तो वहाँ पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम कहाँ, टेलीग्राम, ठीक है। इसको इरेज करें, आगे बढ़ें, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके। इसमें हम निकालते हैं क्या, यदि आपको इसमें कोई बोले कि भाई आप इसमें पावर फैक्टर निकाल के बताओ, इसमें पावर फैक्टर निकाल के बताओ, इसकी पावर फैक्टर कितनी होगी, इसकी पावर फैक्टर कितनी होगी, तो कितनी होगी इसकी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसे भी देख के हम बता सकते हैं कितनी होगी, चूँकि अभी मैंने बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है इसका। पावर फैक्टर हमेशा पावर फैक्टर इतना होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, पावर फैक्टर इतना होता है। पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला हम लगाएंगे, कास फाई बराबर आर बटे जेड, जेड निकालना है हमको, जेड निकालने के लिए आर स्क्वायर, ये इसको लिखे नहीं, 4 और 4 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, रूट, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जेड बराबर आर हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, इसका मान 6 दिया है और जेड का मान कितना दिया है, 6 ही होगा, चूँकि एक दूसरे के बराबर हैं 6, तो क्या होगा इसका पावर फैक्टर 1 होगा, 1 कहें तो यूनिटी, पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। तो ये आसान है, इसी तरह पूछ लेता है क्वेश्चन कि पावर फैक्टर इसका क्या होगा। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की, उसको फ्रीक्वेंसी पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप बताएंगे 2 पाई रूट LC। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना होगी।
कब? यदि इसको क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। किसको दोगुना कर दिया जाए? एल और सी का मान क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक क्वेश्चन है, इसमें एल और सी का मान दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो एफ आर कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? ऑप्शन भी दे देते हैं। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। ये भी क्या है? ऑप्शन है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये मान दिया है, यदि इसमें एल सी का मान क्या है, दुगुना कर दिया जाए तो एफ आर का मान कितना गुना होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसमें यदि हम एल सी का मान दोगुना कर दें, एल सी का मान दोगुना कर दें, तो एल सी का मान दोगुना करेंगे तो इसको हम लिखें तो एल सी का मान क्या कर दें हम, दोगुना कर दें, तो यहाँ पास क्या है, 2 पाई है, 2 पाई है। तो अंडर रूट ए निकल के आएगा, तो अंडर रूट 2 का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट जब बाहर निकल के आएगा, एक एल का होगा, एक एल का होगा 2 गुणे और एक सी का होगा, एक एल का 2 होगा, इसका 2 गुना किया और इसका भी 2 गुना किया, तो कितना हुआ? आपस में गुणे हुए, अंडर रूट 4 हो गए, अंडर रूट 4 हो गए। अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। और इस 2 को हम, यहाँ पास क्या है, 1 है ना, 1 है। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणे 1/2 गुणे 2 पाई एल सी। तो इसका मान मैंने क्या किया, सीधा से बोले तो इसका मान मैंने दोगुना किया। तो इसका मान जब दोगुना किया मैंने, तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पास 1/2 है, इसका मान दोगुना किया तो इसका मान क्या होगा? आधा हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? आधा हो जाएगा। चूँकि ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसको यदि हम दोगुना कर रहे हैं, इसको हम दोगुना कर रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हो जाएगा ना। और इसका मान यदि हम बोलें कि आधा करें, इसका मान हम आधा करें, तो फिर इसका मान क्या होगा? इसका मान हम यदि आधा करें तो इसका मान क्या होगा? आधा करेंगे तो दोगुना हो जाएगा। चूँकि इसका मान आधा किया तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान यही 2 कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। तो इसका मान आधा करने पर इसका मान दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। नोट कर लीजिए। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा? डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा? बताएं आप। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? 1 होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और कि अनुनाद के स्थिति में आने के लिए, परिपथ को अनुनाद की स्थिति में आने के लिए कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन्हीं दोनों का होना आवश्यक है। प्रतिरोध हो या ना हो परिपथ में, उसका होना ज़रूरी नहीं है। तो
तो किसका होना ज़रूरी है, एक्स और एल का, एक्स एल और आपके एक्स सी, इन्हीं दोनों का होना ज़रूरी है। आर हो या ना हो इसको ज़रूरी नहीं है। तो आपसे पूछे कि अनुनाद की स्थिति में आने के लिए एलिमेंट इक्विपमेंट जो होते हैं, उपकरण इक्विपमेंट होते हैं, तो क्या क्या एलिमेंट की ज़रूरत है। इसमें देगा प्रतिरोध देगा और एक्स एल एक्स सी देगा, या फिर एक्स एल देगा या फिर एक्स सी देगा। तो आपको इसमें से क्या करना है, एक्स एल बराबर एक्स सी, एक्स एल और एक्स सी इन दोनों को क्या करना है, रखना है उस ऑप्शन में, तब जाके आपका सही होगा। तो बाकी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लाने वाले हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।